अब हम कुछ कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। हीट ट्रांसफर कंडक्शन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास इस तरीके से एक गड्ढा है और यहाँ पर हमारे पास बाहर है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, -T डिग्री सेल्सियस, है ना। और यहाँ पर पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर बर्फ़ जमने लगेगी। तो यहाँ पे बर्फ़ जमेगी, कुछ देर में उसकी कुछ थिकनेस होगी, थोड़ी देर बाद उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो लेटेंट हीट चली जा रही है और वहाँ पे बर्फ़ जम रही है। इसमें एक जो हम झोल करने वाले हैं वो कि बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है ना? बर्फ़ एक्सपैंड करती है जमने के बाद, तो हम वो चेंजेस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो टाइम का फंक्शन होगी यहाँ पे, जो हमारी थिकनेस होगी ना वो टाइम का फंक्शन होगी। तो मान लो किसी भी टाइम टी पर हमारे पास इतनी बर्फ़ जम चुकी है ऑलरेडी, राइट? इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज़ वाई। और dt टाइम में हमारे पास dy थिकनेस और जम जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर कैसे होगा? यहाँ से हीट जाएगी वहां तक इस तरीके से। तो हमारे पास ये कुछ इसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा, हमारे पास कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, उसके कारण जो हीट ट्रांसफर होगा उसके कारण ये वाली थिकनेस हमारी आने वाली है। तो देखो इसको लिखते हैं। हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? यहाँ 0 है और यहाँ पर T है, तो हायर साइड से -T करोगे तो यह आ जाता है T डिग्री सेल्सियस, ओके, या फिर T केल्विन। हमारे पास जो हीट करंट हो जाता है, हीट करंट की वैल्यू कितनी होती है? वो हो जाएगा K A इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना हो जाता है? डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा Y, यानी कि वो तो वैल्यू ही है खुद Y। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा? क्योंकि अभी हम डायरेक्शन मैन्युअली हैंडल कर रहे हैं, हमें पता है हीट फ्लो इस तरफ होने वाला है, टेम्परेचर डिफरेंस हम इस तरीके से ले रहे हैं, तो हम साइन वगैरह यहाँ पर अभी नहीं लगाएंगे। ये है हमारा हीट करंट। अच्छा, हीट करंट आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा? मुझे पता है कि थोड़ी सी देर में H इंटू डी टी, थोड़ी सी देर में जो हीट ट्रांसफर होगी वो किसके बराबर होगी? उसके कारण यहाँ पर हमारा कुछ पानी है वो लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम यहाँ पर यूज करेंगे और उससे हमारे पास कुछ एरिया है यहाँ पर, एरिया इंटू डी वाई, छोटा सा वॉल्यूम है ना। उस वॉल्यूम को पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। तो एरिया इंटू हाइट डी वाई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमारे पास और एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से h की वैल्यू मैं रख देता हूँ इस तरीके से, तो हमारे पास देखो क्या आ जाता है। h की वैल्यू मैं रख दूंगा LF A रो dy अपॉन dt इज इक्वल टू K A डेल्टा T अपॉन y। यहाँ पर एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y dy इज इक्वल टू K डेल्टा T अपॉन L रो इंटू डी टी। इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमारा टेम्परेचर डिफरेंस में कोई भी चेंज आ रहा है। देखो पानी पूरा का पूरा 0 डिग्री सेल्सियस पे था, ये हमेशा हमारी सराउंडिंग -T पे थी। टेम्परेचर डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है, ये चीज़ वेरी नहीं हो रही है। थर्मल कंडक्टिविटी आइस की यूज़ हो रही है यहाँ पर, है ना। तो के आइस यूज़ हो रही है यहाँ पे, ये भी रुक लो, के इज इक्वल टू के ऑफ आइस। तो ये सारी कुछ वैल्यू, अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ही आसान है यार। इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, y की वैल्यू 0 से y तक, टाइम की वैल्यू 0 से t तक, तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू के डेल्टा टी अपॉन एल रो इंटू टी। तो मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2k डेल्टा टी अपॉन एल रो इंटू टी अंडर रूट। ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। समय के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं इस तरीके से, y एज फंक्शन ऑफ टाइम t। हमारे पास इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा, पैराबोलिक। ओके, क्या t की वैल्यू मैं इधर इनफाइनाइट कर दूं तो y की वैल्यू इनफाइनाइट जाती है, या हमें कुछ एक ऐसे एसिम्प्टोटिक वैल्यू मिल जाती है कि y की कुछ फिक्स वैल्यू नहीं? t की वैल्यू या इनफाइनाइट रखो, y की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी।
यानी हर एक गड्ढे को अगर सफिशिएंट टाइम दिया जाए तो नीचे तक बर्फ जम जाएगी, लेकिन वो टाइम एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाता है। एक्सपोनेंशियली तो नहीं बोलेंगे, बढ़ता चला जाता है। और एक चीज़ देखो यहाँ पर, हमसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जाएगा कि इन 1 डे मेरे पास यहाँ से 2 इंच आइस जम जाती है, तो इन नेक्स्ट डे मेरे पास कितने इंच आइस और एक्स्ट्रा जम जाएगी। या फिर क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछेंगे टोटल थिकनेस कितनी होगी, या फिर ये कितनी होगी। बहुत सारे तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। हमें यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है y इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। ये हमें समझ लें। कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसके बाद वाला सवाल तो और भी अच्छा है, लेकिन पहले इसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बार एक हॉट रिजर्वायर है, यहाँ पर एक इस तरीके से रॉड लगी हुई है जिसकी लेंथ मान लो L है, एरिया A है और उसकी कंडक्टिविटी है K। यहाँ पर हमारे पास एक मास रखा हुआ है, उसका इनिशियल टेम्परेचर है कुछ T0। और फिर अब होगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसका समय t इज इक्वल टू 0 पे मान लो इन्हें कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से हीट इस तरफ ट्रांसफर होने लगेगी। ये हायर टेम्परेचर पे है तो हीट इस तरफ ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर की रेट कम हो जाएगी, पर फिर भी होगी इधर ही, तो इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो इनिशियली टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा था, फिर धीरे होता जाएगा, धीरे होता जाएगा, धीरे होता जाएगा। क्या ऐसा कभी भी होगा कि इसका टेम्परेचर एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए? उसके लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगने वाला है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, हम पहले ये फील कर सकते हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये क्या चीज़ का ग्राफ है? टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक, है ना, टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक। इसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, उस लिमिट से ऊपर ये नहीं जा सकता। वो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। इससे ज़्यादा थोड़ी ये कभी गर्म हो सकता, नहीं हो सकता, और वो होने में भी उसको इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है। तो ये जो इस तरीके के ग्राफ होते हैं, उसको रिजल्ट मतलब कैसे लिखा जाएगा? देखो यहाँ पर इनके बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसका जो रिजल्ट आने वाला है, मैं देख के बता देता हूँ आपको, वो आएगा डेल्टा टी, है ना। इसका टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर का बीच का जो डिफरेंस है इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट। डेल्टा टी नॉट क्या है? एकदम इनिशियली जो डिफरेंस था, जो मैक्सिमम डिफरेंस ये वाला है, उसका एक ई रेज टू माइनस सम के डैश टी, ऐसे कोई वैल्यू आने वाली है। ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा, इसको डेराइव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे को एक चीज़ और मान लेनी है कि इस रॉड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 है। अच्छा, यहाँ पर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है हमारी थर्मल कैपेसिटी C। C इज इक्वल टू MS। इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन और साइन को हम मैन्युअली हैंडल कर लेंगे। तो हमारे पास देखो जो हीट करंट आ जाएगा, हीट करंट किस दिशा में है? ये वाला हीट करंट, वो भी टाइम का फंक्शन है। इनिशियली हीट करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जा रहा है। H जो कि एक समय का फंक्शन है, H इज अ फंक्शन ऑफ टाइम T, इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू हो जाएगी के ए डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाय टी एच माइनस टी। यहाँ पर ये टी क्या है? दिस इज ब्लॉक का टेम्परेचर, ब्लॉक का टेम्परेचर एट टाइम टी। किसी भी समय पर उसका ये टेम्परेचर ही तो बदल रहा है, ये तो फिक्स्ड है, ये सब वैल्यू फिक्स्ड है, यही बदल रहा है, उसके कारण एच की वैल्यू बदल जाती है। ओके, और एक चीज, हमें किसी भी छोटे से टाइम इंटरवल डी टी में दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी? एच इंटू डी टी। ये क्या है? हीट करंट इंटू छोटा सा टाइम, छोटी सी एनर्जी आ गई इसमें, उसके कारण इसका छोटा सा टेम्परेचर राइज हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, या फिर कैपेसिटी, कौन सी? थर्मल कैपेसिटी सी इंटू उसका छोटा सा जो टेम्परेचर राइज हो गया डी टी। ओके, यहाँ से एच की वैल्यू यहाँ से आप यहाँ पे रख दो, आपका इक्वेशन जो आपको इंटीग्रेट करने में मिल जाएगी, एच इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय एल इंटू टी एच माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी इज इक्वल टू सी डी टी। देखो यहाँ पे डी टी है, यहाँ पे डी टी है इसको आप इधर ले जाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो हम लिख सकते हैं के ए डिवाइडेड बाय एल सी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी कैपिटल डी अपॉन टी एच माइनस टी।
अब यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट्स लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसको समझते हैं फिर से कैसे कि यहाँ पर जो है ये क्या चीज़ है, टी एच माइनस टी क्या चीज़ है, ये है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों के बीच का, है ना, किसी भी समय टी पर। तो मैं एक नया फंक्शन अब लिखूंगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एच माइनस टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डेल्टा टी को डेल्टा टी लिखूंगा तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ फाई। ठीक, तो मुझे मिलता है डी फाई इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक, और यहाँ से इसी को मैं लिख दूंगा माइनस डी फाई अपॉन फाई। अब तो इसको करना सॉल्व आसान है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसको पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है के ए अपॉन एल सी टाइम्स टी माइनस इज इक्वल टू एल एन ऑफ फाई। राइट, ये माइनस को मैं इस तरफ ले आया, डी फाई अपॉन फाई, एल एन फाई जाता है, लिमिट लगाना अभी बाकी है, तो एल एन फाई वन से लेकर के फाई टू, है ना, ये हो जाएगा टाइम की वैल्यू 0 से लेकर के टी तक, फाई की लिमिट लग जाएगी फाई इनिशियल से लेकर के फाई फाइनल तक। ओके, यहाँ से हमारे पास आता है माइनस के ए अपॉन एल सी टाइम्स टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ फाई फाइनल अपॉन फाई इनिशियल। अब इसको ई रेस टू पावर चढ़ा दो दोनों तरफ, तो मेरे पास आ जाता है फाई फाइनल अपॉन फाई इनिशियल इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के ए अपॉन एल सी टाइम्स टी। या फिर मैं लिख सकता हूँ, आप देखो फाई फाइनल क्या है, फाई है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, तो किसी भी समय पर टेम्परेचर का डिफरेंस यानी कि टी एच माइनस टी इज इक्वल टू टी एच माइनस टी इनिशियल होता टी नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के ए अपॉन एल सी इंटू टी। यही हमारा आंसर आता है, और ये देख लो एग्जैक्टली यही है, किसी भी समय का टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू पावर माइनस ये समथिंग इंटू टी। तो यही हमें देखना होता है, इस तरीके का हमें ग्राफ मिलता है। और इसी से मिलता जुलता और एक सवाल करते हैं जो इससे भी एडवांस लेवल का। अब हम आ गए हैं कंडक्शन के फाइनल, इससे ज़्यादा मतलब अच्छा सवाल क्या ही और बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है एक M1S1 कैपेसिटी T1 पे, ये हमारा M2S2 T2 पर, हमें बोल दिया गया है T1 इज मोर देन T2, ये लाल है ये नीला है ना। ओके, हमारे पास बीच में एक रॉड है जो है K A एंड L और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 हमने मान ली है। तो किस तरीके से टेम्परेचर वेरिएशन हो रहे होंगे उसको पहले चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से टेम्परेचर प्रोफाइल है। पहले तो हमारे पास T1 पर एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है T2 पर, दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, समय के साथ दोनों के चेंज होने वाले। अच्छा, और पूरा का पूरा थर्मली इंसुलेटेड है। तो पहली बात तो ये बताओ, यहाँ से जो हीट ट्रांसफर होगी वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगी। जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होती चली जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस कम होता चला जाएगा, तो हीट करंट की वैल्यू कम हो जाएगी और कम हीट ट्रांसफर होगा। तो इफेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा इन दोनों का टेम्परेचर बराबर होने में, है ना। लेकिन बराबर होके आएगा कितना, वो कैलोरीमेट्री से हम पता कर सकते हैं। कैसे, मान लो टी फाइनल पे पहुंचते हैं, तो टी फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, भूल तो नहीं गए, M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 डिवाइडेड बाय M1S1 प्लस M2S2, इससे हमें टी फाइनल मिलेगा। अगर मान लो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो टी फाइनल इसके आसपास ही होगा, है ना। अगर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो टी फाइनल इसके आसपास होगा। मान लो हमारा टी फाइनल यहाँ कहीं आता है, ये रहा। तो अब देखो T1 का, इसका ब्लॉक 1 का टेम्परेचर T1 से कम होकर टी फाइनल पे पहुंचेगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम में। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, इस तरीके से। और जो ब्लॉक 2 है इसका टेम्परेचर बढ़ के टी फाइनल पहुंचेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, इनफाइनाइट टाइम इनको लगने वाला। तो ये तो हम समझ है। इक्वेशन कैसी होगी क्या आप ये बता सकते हो। यहाँ पर अगेन हमें उसी तरह की चीज़ देखने को मिल रही है कि इनके बीच का टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ डेल्टा टी विच इज इक्वल टू T1 माइनस T2, है ना, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू पावर माइनस समथिंग के 3
इंटू टी, कोई भी कांस्टेंट इंटू टाइम टी, ऐसा हमें ग्राफ इक्वेशन मिलने वाली है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो हीट करंट की वैल्यू है, सबसे पहले हीट करंट की वैल्यू हो जाती है यहाँ से इस तरफ है हमारे पास हीट करंट, डायरेक्शन साइन सब हम मैनुअली हैंडल कर रहे हैं। तो H इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एल इंटू T1 माइनस T2। ओके, ये T1 माइनस T2 कौन से हैं? ये इनिशियल वाले नहीं है, हाँ? तो इनका हमें अब कुछ नया नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि T1 की कुछ इनिशियल वैल्यूज होंगी और T1 की कुछ टेम्परेरी वैल्यूज होंगी। तो करें क्या, इसको हम नाम देना शुरू करेंगे। इसको T1 डैश और T2 डैश देंगे। T2 डैश T1 डैश यानी किसी भी समय T पर जो वैल्यूज है। ओके, या फिर हम टेम्परेचर डिफरेंस एक नया फंक्शन बना देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज फाई। फाई की वैल्यू क्या है? फाई की वैल्यू हो जाती है T1 डैश माइनस T2 डैश, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस एट टाइम टी। ठीक है, तो फाई की एक इनिशियल वैल्यू जरूर रही होगी। जब इन दोनों को हमने इनिशियली कनेक्ट किया था तो फाई इनिशियल की वैल्यू आ जाती है T1 की इनिशियल वैल्यू माइनस T2 की इनिशियल वैल्यू, है ना। ये वाला जो डिफरेंस है ये है हमारा फाई नॉट। किसी भी समय T पर मैं चला जाऊंगा तो ये वाला जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो है हमारा फाई, जो कि समय का फंक्शन है। समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ऑलराइट, तब इसको सॉल्व कैसे करें? यहाँ पर देखो हम इस फाई को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमारे पास फाई को डिफ्रेंशिएट करो आप, डी फाई की वैल्यू क्या आ जाती है? यहाँ पर इसको डी फाई, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है डी T1 डैश माइनस डी T2 डैश। दोनों ही तो बदल रहे हैं। ओके, और एक चीज देखो, T1 में इसके टेम्परेचर में छोटा सा चेंज वो कैसे डिसाइड होगा? तो देखो जिस भी वक्त ये हुआ होगा मैं लिख दूंगा H इंटू डी टी इज इक्वल टू, उससे थोड़ी सी एनर्जी हमने निकाल दी, इज इक्वल टू M1S1। M1S1 को मैं लिख देता हूँ C1, उसकी हीट कैपेसिटी, है ना। M1S1 इज इक्वल टू C1, M2S2 ये है हमारा हीट कैपेसिटी C2। अच्छा, तो यहाँ पर H हीट करंट था किसी भी टाइम T पर, छोटे से टाइम dt में उसे छोटी सी हीट निकली होगी, उसके कारण इसका टेम्परेचर कम हुआ होगा, है ना। तो dt1 नेगेटिव में होगा, उसको मैं लिख दूंगा C1 इंटू माइनस डी T1। ओके, T1 का भी जो भी टेम्परेरी वाला कंपोनेंट है उसे T1 डैश हमने लिखा हुआ है। ऑलराइट, इसी तरीके से हम इसके लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये जो हीट है वही तो उसने रिसीव करी होगी, उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा। तो यही हीट हीट करंट इनटू छोटा सा टाइम इंटरवल, वो जो एनर्जी इसको मिली है उससे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, विच विल बी इक्वल टू C2 इंटू डी T2 डैश। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब यहाँ से हमें करना क्या है? देखो हमें d5 में कुछ टर्म्स आ रही हैं ये वाली, तो ये वाली टर्म को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, है ना। तो देखो मेरा d5 क्या बन जाता है? यही बन जाएगा d5 इज इक्वल टू dt1 डैश, ये क्या है? यहाँ से आ जाता है h dt अपॉन C1, लेकिन माइनस h dt अपॉन C1, और फिर माइनस का हमारे पास dt2 डैश है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस h dt अपॉन C2। देखो हमें बस यही रिलेशन हमें निकाल लेना था। इसी को मैं लिख दूंगा d5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 मल्टीप्लाइड बाय h dt। ये हमारे पास जो रिलेशन है इसका करेंगे, देखो इसी d5 को हम यहाँ रख सकते हैं। वैसे हमने सॉरी, ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसी को हमें लिखना था KA अपॉन L इंटू 5। यहाँ पर से h की जो वैल्यू है ये वैल्यू उसको आप यहाँ पे रख दो और बस फिर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही सिंपल। तो देखो मेरे पास आ जाता है d5 अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? d5 अपॉन 5, उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2। h की जगह
हम रख देंगे के ए अपॉन एल इंटू फाइव। फाइव को मैं ऑलरेडी इधर ले जा चुका हूँ, ये आ जाएगा के ए अपॉन एल। अच्छा, और यहाँ पर हो गई एक और चीज़ ना, डी टी भी तो है। अब इसको करना है इंटीग्रेट। देखो समझो यहाँ पे टर्म्स क्या है, ये तो कुछ जो भी है हमारी ज्योमेट्री और मटेरियल्स के कारण कुछ कांस्टेंट आ गया है। ये हमारा डी टी टाइम है, ये डी फाइव अपॉन फाइव क्या है, फाइव था हमारा डिफरेंस, दिस डिफरेंस फाइव वॉज ये डिफरेंस। तो किसी भी समय पर जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इनिशियल डिफरेंस फाइव नॉट से लेकर के मैं ले जा रहा हूँ फाइव तक, और दूसरी तरफ समय को ले जा रहा हूँ जीरो से लेकर के टी तक। इस तरफ हमारे पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एल एन फाइव। लिमिट्स रखोगे तो एल एन फाइव अपॉन फाइव नॉट हो जाएगा, ये हो जाता है एल एन ऑफ फाइव अपॉन फाइव नॉट इज इक्वल टू, ये पूरा जो है इसको मैं माइनस के थ्री बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस के थ्री टी। यहाँ से हमें मिल जाता है फाइव इज इक्वल टू फाइव नॉट ई रेज टू पावर माइनस के थ्री टी। ये वही इक्वेशन आ गई जो हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट करी थी, इसी तरह की कोई चीज़ आई। तो हमें बस यही देखना था, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये थे कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस कंडक्शन के। अगर मज़ा आया तो पूरी की पूरी योलो सीरीज देखो, आपको बहुत पसंद आएगी, जो कि एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर। लेकिन उससे पहले प्लीज़ क्रैशअप को सपोर्ट करो, प्लीज़ फ्री एजुकेशन सभी के लिए सपोर्ट करो। उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर क्रैशअप@UPI डोनेट कर सकते हो। प्लीज़ डोनेट करो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।